जी अस्सलाम वालेकुम। M19 आज हमारा थर्ड लेक्चर होगा इम्यून सिस्टम का। इम्यून सिस्टम के अंदर पहले लेक्चर में डॉक्टर मतिया ने आपको थाइमस पढ़ाया था। दूसरे लेक्चर में मैंने आपको लिम्फ नोड पढ़ाई थी और पेलेटेंट टॉन्सिल था और पायर्स पैचेस थे। पायर्स पैचेस और पेलेटेंट टॉन्सिल के दौरान आवाज़ थोड़ी सी गड़बड़ हुई थी, वो आज मैं थोड़ी सी रेपिटेशन बाद में कर दूंगी। पहले आज हम अपने मेन टॉपिक यानी कि स्प्लीन पढ़ लेंगे। लिम्फोइड ऑर्गन जब भी आपके जहन में आए तो आपने हमेशा ये सोचना है कि आपकी बॉडी का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो है वो स्किन होती है। उसके बाद आपकी बॉडी का जो नेक्स्ट डिफेंस है वो ये सारे इम्यून सेल्स यानी टी लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, नेचुरल किलर सेल्स ये होती हैं और साथ ये लिम्फोइड ऑर्गन्स होते हैं। इसलिए आपकी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट है और नेचुरली ये इसमें से यूएचएस में से इसमें से एक ना एक चीज हर दफा आ जाती होती है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं स्प्लीन को। स्प्लीन के बारे में आपको ये स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से कि स्प्लीन जो है ये पहले आप जरा इसकी पिक्चर देखिए। स्प्लीन को जब हम लैब में देखेंगे तो आपको इस तरह का स्ट्रक्चर नजर आएगा। अच्छा, स्प्लीन का बाहर एक कैप्सूल होता है, इस कैप्सूल ने इसको कंप्लीटली सराउंड किया हुआ होता है। जी ये देखिए, ये बाहर आपके पास कैप्सूल है, ये उसका पोर्शन कटा हुआ है ना, तो अगर आप पूरी स्प्लीन को देखो तो इट इज एंटायरली कवर्ड बाय द कैप्सूल और कैप्सूल कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ होता है। ठीक है बच्चों, पहली बात ये हो गई। उसके बाद स्प्लीन के अंदर दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। एक का नाम होता है रेड पल्प, एक का नाम होता है व्हाइट पल्प। ये बहुत ज्यादा लिखने को आता है कि व्हाट इज रेड पल्प, व्हाट इज व्हाइट पल्प। क्योंकि इसकी हमारे पास स्लाइड भी है, लैब में भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है, वाइवा में भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो बच्चों, व्हाइट पल्प ये लिम्फेटिक नोड्यूल्स है। ये लिम्फेटिक नोड्यूल्स पड़े हुए देखो, ये सारे के सारे लिम्फेटिक नोड्यूल्स देखो। ठीक है, ये लिम्फेटिक नोड्यूल्स और इसके साथ एक इसके अंदर आपको अच्छा ये बताओ कि आपको इसके लिम्फेटिक नोड्यूल में और लिम्फ नोड के लिम्फेटिक नोड्यूल में क्या फर्क नजर आ रहा है? सारे बच्चे जरा जहन पे जोर दो कि लिम्फ नोड का लिम्फेटिक नोड्यूल में वो चीज नहीं थी जो एक चीज स्प्लीन के लिम्फेटिक नोड्यूल के अंदर है। जरा देखो, क्या आपके पास लिम्फ नोड के अंदर पड़े हुए लिम्फेटिक नोड्यूल के अंदर इस तरह की एक कोई आर्टरी थी? तो जवाब है नहीं। इसका मतलब है स्प्लीन के अंदर जो लिम्फेटिक नोड्यूल होते हैं जो कि व्हाइट पल्प ऑफ द स्प्लीन बना रही हैं, व्हाइट पल्प ऑफ द स्प्लीन बना रही हैं, तो इन लिम्फेटिक नोड्यूल के अंदर एक आर्टरी पड़ी होती है, इसका नाम होता है सेंट्रल आर्टरी। ठीक है, अब आपने हमेशा ये याद रखना है कि lymphatic nodule of spleen they have the central artery at the eccentric position। eccentric position के ऊपर सेंट्रल आर्टरी देखो हर lymphatic nodule की पड़ी हुई है। हर lymphatic nodule की eccentric position के ऊपर एक सेंट्रल आर्टरी पड़ी हुई है। एक हो गया व्हाइट पल्प, जो कौन बना रहा है बच्चों, प्लीज जहन में करो, lymphatic nodule। ठीक है, और इन लिम्फेटिक नोड्यूल के दरमियान में देखो क्या पड़ा हुआ है, इसको कहते हैं रेड पल्प। इसको क्या कहती हैं? रेड पल्प। इसका मतलब है, ये पिक्चर दिखाने का मकसद ये है कि स्प्लीन के बाहर एक कैप्सूल है, नंबर वन। नंबर टू, फ्रॉम दिस कैप्सूल द सेप्टास और ट्रेबेकुलीज आर अराइजिंग, दीज आर कॉल्ड द ट्रेबेकुली ओवर हियर। ठीक है, this is the trabeculae, this is the trabeculae, this is the trabeculae. Over here you can see the trabeculae. So trabeculae is the inward extension of the connective tissue from the capsule। आपको इससे क्या पता चला कि स्प्लीन के बाहर एक कंप्लीट कैप्सूल है, कैप्सूल से कनेक्टिव टिश्यू की ट्रेबेकुली अराइज कर रही हैं। ये कट सेक्शन ऑफ द ट्रेबेकुलीज पड़ी हुई हैं और ये ट्रेबेकुली का क्या काम होता है? दे ब्रिंग द blood vessels, lymph vessels inside the interior of the organ। ठीक है, और इसके अलावा ये ऑर्गन के मैस को स्मॉलर कंपार्टमेंट्स में स्लाइड शो हो रही हैं। चलो जी ठीक है, अच्छी बात है, स्लाइड शो हो रही हैं।
तो प्लीज आप जरा फोकस करें आप इसके ऊपर कि आपके बाहर स्प्लीन के बाहर एक कैप्सूल है, कैप्सूल से सेप्टा राइज हो रही है जिनको ट्रेबेकुली का नाम दिया है, और बाकी का मैस जो स्प्लीन का है उसको हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया। नाम बताओ दोनों हिस्सों के जल्दी से, क्या नाम मैंने बताया स्प्लीन के अंदर जो मैस पड़ा हुआ है, जल्दी से लिख के बताओ मुझे कि क्या समझ आई है, क्या होता है स्प्लीन का स्ट्रक्चर। कोई एक बच्चा जल्दी से, यस, रेड एंड व्हाइट पल्प, रेड एंड व्हाइट पल्प, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आओ अब इसको पढ़ते हैं। स्प्लीन, बस आपको स्प्लीन का नाम आते ही रेड और व्हाइट पल्प का पता होना चाहिए, और एक इसकी सर्कुलेशन होती है वो आगे चल के पढ़ेंगे। स्प्लीन के बारे में इंपॉर्टेंट बात, लार्जेस्ट सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स आर दी थाइमस एंड द बोन मैरो। बोन मैरो और थाइमस जो है वो सेंट्रल लिम्फोइड ऑर्गन है, और जो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है, और जो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स हैं वो स्प्लीन है, पैलेटेंट, सारे के सारे टॉन्सिल्स हैं, स्प्लीन, टॉन्सिल्स एंड लिम्फ नोड, ये सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स हैं। अच्छा जी, इसके बाहर एक कैप्सूल है, और कैप्सूल से ट्रेबेकुली आपने अराइज होती हुई देख ली। इसका फ्रेमवर्क भी रेटिकुलर फाइबर्स और सेल्स बनाएंगे, जैसे कि लिम्फ नोड का भी, अगर आप याद करो तो जो सपोर्टिंग फ्रेमवर्क था वो रेटिकुलर फाइबर्स और सेल्स ने बनाया था। फिर उसके बाद आप इसको देखो कि इसके अंदर ब्लड साइनसिस है। ये जो आप इधर आओ ना, ये रेड पल्प, तो रेड पल्प में क्या पड़ा हुआ है, स्प्लैनिक कॉर्ड्स हैं, और स्प्लैनिक कॉर्ड के अंदर जो स्पेसीज है ना, इनको साइनसिस कहती हैं। ये आपके पास डायलेटेड ब्लड वेसल्स हैं, डायलेटेड चैनल्स हैं। इन चैनल्स को, जो कि वेसल अपने नॉर्मल डायमीटर से बड़ी हो और उसका बेजल लेमिना इनकम्प्लीट हो और वो लीकी सी हो, उसमें से रैपिड एक्सचेंज हो रहा हो, तो ऐसे चैनल को हम साइनस कहते हैं। लिम्फ नोड के अंदर आपने पढ़ा था कि उसके अंदर लिम्फेटिक साइनसिस थे, याद आया आपको कुछ, कि आपके पास एफ्रेंट लिम्फ वेसल्स थी, और फिर आपके पास सब कैप्सुलर साइनस था, ट्रेबेकुलर साइनस था, मेडुलरी साइनस था, फिर एफ्रेंट लिम्फ वेसल थी। लिम्फ नोड के अंदर लिम्फेटिक साइनसिस थे। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, ब्लड साइनसिस है। ये बात इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होनी चाहिए। ब्लड साइनसिस आर प्रेजेंट इन द स्प्लीन and the wall of the sinuses contain the endothelial cell, dendritic cell and macrophages। ये वही तीनों सेल हैं, ये वही तीनों सेल हैं जो लिम्फ नोड के लिम्फेटिक साइनसिस को लाइन कर रहे थे। ठीक है, लिम्फ नोड के लिम्फेटिक साइनसिस को लाइन करने वाले सेल एंडोथेलियल सेल और मैक्रोफेजेस थे। जहां कहीं भी आपकी बॉडी में साइनस होगा तो इसका मतलब है ये ऐसी ब्लड वेसल है जिसका बेसल लेमिना इनकम्प्लीट है, और एंडोथेलियल सेल एक दूसरे से दूर दूर सेपरेटेड पड़े हुए हैं, और इन चूंकि यहाँ पर रैपिड एक्सचेंज हो रहा है दो एंटीजन को डील करने के लिए और डिफरेंट तरह के टॉक्सिन्स को डील करने के लिए, यहाँ पर क्या बैठा हुआ है, मैक्रोफेज। तो ये दोनों सेल इसको लाइन करते हैं, और जो डेंड्रिटिक सेल हैं वो अपने साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस इन इंटरप्शन जो बेसल लेमिना के अंदर है इस ब्लड साइनस के अंदर डाल देते हैं। तो डेंड्रिटिक सेल भी फेगोसाइटोसिस करता जाता है, टॉक्सिन्स की, बैक्टीरिया की, और मैक्रोफेज भी फेगोसाइटोसिस करता जाता है, टॉक्सिन्स की, बैक्टीरिया की, अनवांटेड मटेरियल की। ठीक है बेटा, टू रिमूव दी फॉरेन मटेरियल, जिसमें बैक्टीरिया भी हो सकती हैं, वायरसेस भी हो सकती हैं, और कोई अनवांटेड मटेरियल है जैसे कैंसर सेल है, कुछ भी हो सकता है। अच्छा जी, इट इज द साइट फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ द ओल्ड वॉर्न आउट आरबीसीएस। आपने फिजियोलॉजी में पढ़ा होगा कि आरबीसी सेल की एज शायद 80 to 120 डेज या 100 to 120 डेज होती है। उसके बाद वो उसको जो है वो वॉर्न आउट सेल कहलाना शुरू हो जाता है। तो जब वो स्प्लीन के अंदर से गुजरता है तो उनकी डिस्ट्रक्शन हो जाती है उन सेल्स की जो वॉर्न आउट हो गए होती हैं। इट इज अ साइट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द एक्टिवेटेड लिम्फोसाइट्स। अब एक्टिवेटेड लिम्फोसाइट्स कहाँ पे पैदा हो रही है, लिम्फेटिक नोड्यूल के अंदर। क्या आपने यहाँ पे लिम्फेटिक नोड्यूल देखे हैं, ये देखिए, ये लिम्फेटिक नोड्यूल एनलार्ज करके ये लिम्फेटिक नोड्यूल, ये लिम्फेटिक नोड्यूल जब इसको एंटीजन प्रेजेंट होगी तो ये सेकेंडरी लिम्फेटिक नोड्यूल में चेंज हो जाएगा, इसका सेंटर लाइट हो जाएगा, सेंटर में जो बी लिम्फोसाइट है माइटोटिकली डिवाइड होने शुरू हो जाएंगे, माइटोटिकली डिवाइड होके वो हमारे पास प्लाज्मा सेल और मेमोरी बी सेल देंगे। ये सेकेंडरी लिम्फेटिक नोड्यूल है, हमें कैसे पता चला, क्योंकि इसका सेंटर लाइट है,
यहाँ पर बी लिम्फोसाइट डिवाइड कर रही हैं, और लिम्फेटिक नोड्यूल हमेशा किसका बना होता है? बी लिम्फोसाइट का। ये बात मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, आपने याद रखनी है। lymphatic nodules are always made up of the B lymphocyte, and when it is not exposed to antigen, there is no germinal center inside. ये जो लाइटर एरिया है ना, इसको जर्मिनल सेंटर कहते हैं। जर्मिनल क्यों? यहाँ पे बी लिम्फोसाइट मेटोटिकली तेजी से डिवाइड हो रहा है। और लाइट क्यों नजर आता है? क्योंकि ये जब डिवाइड हो रहा होता है तो इसका जो क्रोमेटिन है वो डिस्पर्स होकर लाइटर इफेक्ट दे रहा होता है। और बाहर वाले जोन को मेंटल जोन कहा जाता है। बाहर वाले जोन में बी लिम्फोसाइट मेटोटिकली डिवाइड नहीं कर रहे होते, इसलिए यहाँ पर उनका डार्कर न्यूक्लियस होता है और ये वाला जोन डार्कर नजर आता है। ये बात इंपॉर्टेंट है, हमेशा याद रखनी है। तो रिपीट करो, lymphatic nodules are always made up of B lymphocyte, and when it is exposed to antigen, its center become lighter and it will call the germinal center, and the outer zone is called the mental zone. ये कौन सी आर्टरी आपको नजर आ रही है? सेंट्रल आर्टरी। सेंट्रल आर्टरी अभी हम देखेंगे ये कहाँ से आई है। हाँ जी, ये बातें हो गई। अब आप चलिए, फ्रेश कट सेक्शन ऑफ स्प्लीन पल्प शोज द रेड पल्प एंड द रेड पल्प। अभी आपने स्प्लीन को शेड नहीं किया, अभी आपने स्प्लीन को डाई नहीं किया, आपने उसकी स्टेनिंग नहीं की है, आपने उसकी फिक्सेशन नहीं की है, आपने हेमेटॉक्सिल ईओसिन स्टेन नहीं यूज किए हैं। आप बिल्कुल फ्रेश कट स्प्लीन देख रहे हो, तो उसमें आपको दो चीजें नजर आती हैं, रेड पल्प एंड द व्हाइट पल्प। ठीक है, अब स्टेनिंग के बाद क्या होगा? स्टेनिंग के बाद रेड पल्प इओसिनोफिलिक हो जाता है ड्यू टू दी अबंडेंट एरिथ्रोसाइट्स, क्योंकि रेड पल्प में क्या पड़ा हुआ था? ब्लड साइनसिस। और ब्लड साइनसिस में क्या पड़ा हुआ है? ब्लड। और ब्लड के अंदर क्या है? आरबीसीज। तो आरबीसीज इओसिनोफिलिक होने की वजह से रेड पल्प आपको लाइटर नजर आएगा, इओसिनोफिलिक नजर आएगा। और जो व्हाइट पल्प जिसके अंदर क्या था? लिम्फेटिक नोड्यूल। और लिम्फेटिक नोड्यूल के अंदर क्या है? लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट का न्यूक्लियस बड़े साइज का होता है इन कंपैरिजन टू इट्स साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म नजर ही नहीं आता, सिर्फ उस लिम्फोसाइट को जब स्टेट करो तो उसका न्यूक्लियस ही न्यूक्लियस नजर आता है। तो नेचुरली व्हाइट पल्प क्या हो जाएगा? बेसोफिलिक। ठीक है, ये बात समझ में आई है? ये पूछा जाता है आपसे कि बताओ बेटा, व्हाइट पल्प को स्टेन करोगे तो वो कैसा नजर आएगा? आपका जवाब आएगा बेसोफिलिक। वो कहेंगे क्यों बेसोफिलिक? तो आपने जवाब ये देना है कि व्हाइट पल्प हैज द अबंडेंट lymphocytes. Lymphocyte nucleus is prominent and cytoplasm is of little quantity. So when we stain it, the nucleus become as they are prominent, they give the basophilic shade to the area where these lymphocytes are present. सो व्हाइट पल्प इज बेसोफिलिक। व्हाइट पल्प डार्कर नजर आता है बेसोफिलिक होके, और रेड पल्प आपको इओसिनोफिलिक होके पिंक सा नजर आता है। ठीक है, अब रेड पल्प में अभी तक आपको क्या पता चला? क्या पड़ा हुआ है? एरिथ्रोसाइट, जो कि साइनसिस के अंदर पड़े हुए हैं। और व्हाइट पल्प क्या है? व्हाइट पल्प लिम्फेटिक नोड्यूल है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। रेड पल्प क्या है? रेड पल्प हैज दिस स्प्लेनिक कॉर्ड एंड द साइनसिस। ठीक है, आपको मैं पिक्चर दोबारा दिखाना चाहूंगी बच्चों। ये देखिए, ये आपके पास व्हाइट पल्प है। जितने भी लिम्फेटिक नोड्यूल्स हैं ये व्हाइट पल्प हैं। ये बेसोफिलिक है। क्यों बेसोफिलिक है? अबंडेंट लिम्फोसाइट्स है। लिम्फोसाइट्स क्यों बेसोफिलिक शेड देती हैं? क्योंकि इनका न्यूक्लियस प्रोमिनेंट होता है और साइटोप्लाज्म बिल्कुल एक रिम की फॉर्म में होता है, वो नजर ही नहीं आ रहा होता हमें माइक्रोस्कोप में, हमें सिर्फ बेसोफिलिया नजर आ रहा होता है ड्यू टू द न्यूक्लियस ऑफ द लिम्फोसाइट। एक बात हो गई। ये इसके अंदर पड़ा हुआ देखो, दिस इज द रेड पल्प। अब रेड पल्प किसका बना हुआ होता है? साइनसिस का। साइनसिस किस चीज के हैं? लिम्फ साइनसिस है, ब्लड साइनसिस है? लिख के बताओ, जल्दी से बताओ। इन द स्प्लीन डू यू हैव द ब्लड साइनसिस और लिम्फ साइनसिस? In the spleen, do you have the lymphatic sinuses or blood sinuses? You have the blood sinuses. ब्लड के अंदर क्या पड़ा होगा? अरिथ्रोसाइट। ठीक है, और जब वो ब्लड इसके इन साइनसिस के अंदर से गुजरेगा तो जो वॉर्न आउट आरबीसीज होंगे वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा जी। तो आपके पास जो रेड पल्प है उसके अंदर क्या है? रेड पल्प के अंदर स्प्लेनिक कॉर्ड्स हैं और साइनस हैं, बिल्कुल जैसे लिम्फ नोड के मेडुला के अंदर मेडुलरी कॉर्ड्स और साइनसेस थे, बिल्कुल उसी तरह स्प्लीन के रेड पल्प के अंदर स्प्लेनिक कॉर्ड्स और साइनसेस हैं। फर्क ये है कि लिम्फ नोड के अंदर लिम्फेटिक साइनसेस थे, इसके अंदर ब्लड साइनसेस हैं। अब हम देखते हैं कि स्प्लेनिक कॉर्ड का एक और नाम क्या है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है।
आपको इस पोर्शन में स्प्लेनिक कॉर्ड का दूसरा नाम नजर आ रहा है, जरा देखो क्या है, सारे बच्चे ढूंढो जल्दी से। स्प्लेनिक कॉर्ड का दूसरा नाम क्या है, इस स्लाइड में लिखा हुआ है मैंने, ये एमसीक्यू है, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। कॉर्ड्स ऑफ विलरॉथ, बिल्कुल सही। स्प्लेनिक कॉर्ड का दूसरा नाम कॉर्ड्स ऑफ विलरॉथ है। अब ये कॉर्ड्स ऑफ विलरॉथ की किसकी बनी होती है? एरिथ्रोसाइट, लिम्फोसाइट, प्लाज्मा सेल, मैक्रोफेजेस, डेंड्रिटिक सेल एंड प्लेटलेट्स। आपको इसके कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स याद करने होंगे। एरिथ्रोसाइट आसान है याद करना क्योंकि ये इसके अंदर पास ही इसके ब्लड साइनसेस है, तो एरिथ्रोसाइट का होना बहुत जरूरी है। लिम्फोसाइट्स क्योंकि ये इम्यून ऑर्गन है, लिम्फोसाइट्स होंगे। बी लिम्फोसाइट्स जरूर होंगे क्योंकि वो प्लाज्मा सेल बना रहे हैं। मैक्रोफेजेस हमेशा ऐसी जगह पर होंगे जहाँ पर साइनसेस होंगे और साथ डेंड्रिटिक सेल्स भी होंगे। ये आपके पास मोनोन्यूक्लियर फेगोसिटिक सिस्टम से बिलोंग करता हुआ सेल है, जो कि याद है आपको, अगर लंग्स में हो तो डस्ट सेल कहलाएगा, स्किन में होगा तो ये लैंगरहैंस सेल कहलाएगा, और ये ब्रेन में होगा तो माइक्रोग्लियल सेल कहलाएगा, तो बोन के अंदर होगा तो ये ऑस्टियोक्लास्ट कहलाएगा। ये मोनोन्यूक्लियर फेगोसिटिक सिस्टम से बिलोंग करता है कि मोनोसाइट बॉडी की डिफरेंट जगहों पे जाता है और अपने नाम चेंज कर लेता है, लेकिन काम इसका सेम होता है, दैट इज द फेगोसाइटोसिस। और साथ इसमें मैक्रोफेजेस हैं और प्लेटलेट सेल्स हैं। ये है जी कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द स्प्लेनिक कॉर्ड। अब हम देखते हैं कि स्प्लेनिक साइनस क्या है। स्प्लेनिक साइनसेस आर द वीनस साइनसेस, ये एमसीक्यू है कि कैसा ब्लड होगा इन साइनसेस में, आर्टीरियल होगा या वीनस होगा। अब ये पॉइंट पिक कर लो। रेड पल्प में दो चीजें हैं, सबसे पहले याद करो स्प्लीन के दो हिस्से हैं, रेड पल्प और व्हाइट पल्प। रेड पल्प में दो चीजें हैं, स्प्लेनिक कॉर्ड्स हैं, स्प्लेनिक साइनसेस हैं। कॉर्ड्स को कॉर्ड्स ऑफ विलरॉथ कहते हैं, जिनके अंदर वो सेल्स के नाम मैंने बता दिए, वो याद कर लो। और स्प्लेनिक साइनसेस कौन से साइनसेस हैं? दीज आर द वीनस साइनसेस, दीज आर नॉट द आर्टीरियल साइनसेस, ठीक है। अच्छा जी, these are present between the splenic cords and allow the exchange of element between the blood and the splenic cord। जो कुछ स्प्लेनिक कॉर्ड के अंदर पड़ा होगा और जो कुछ ब्लड में पड़ा होगा, ये आपस में एक्सचेंज करेंगे जब ये ब्लड कहाँ से गुजरा होगा? इन स्प्लेनिक साइनसेस से गुजरा होगा, ठीक है। बॉडी में ब्लड स्प्लीन के अंदर स्प्लेनिक साइनसेस से गुजरेगा और एक्सचेंज किसके दरमियान होगा? जो ब्लड वीनस ब्लड इन साइनसेस से गुजर है, और इस साइनसेस के बाहर क्या पड़ा हुआ है? कॉर्ड्स, स्प्लेनिक कॉर्ड्स। तो स्प्लेनिक कॉर्ड्स ने हो सकता है ब्लड के अंदर से टॉक्सिन वसूल करे और वो टॉक्सिन फिर लिम्फोसाइट प्रोसेस कर ले, या उसके अंदर कोई ऐसी चीज हो फॉरेन मटेरियल जो मैक्रोफेज फेगोसाइटोज कर ले या डेंड्रिटिक सेल फेगोसाइटोज कर ले, वो फिर एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल बन के बी या टी लिम्फोसाइट को दे दे, ठीक है बेटा, एंड सो ऑन। अच्छा जी, स्प्लेनिक साइनसेस आर लाइंड बाय द एंडोथेलियल सेल। अब ये बताओ कि यहाँ पर एंडोथेलियल सेल को क्या एक नया नाम हमने दे दिया और क्यों दे दिया? सारे बच्चे देखो, आपकी बॉडी में जहां कहीं भी साइनसेस होंगे, चाहे वीनस होंगे चाहे ब्लड होंगे, वो हमेशा उनका बेसल लेमिना इनकम्प्लीट होगा, इंटरप्शंस होंगी, बीच में स्पेसिस होंगी। क्योंकि बेसल लेमिना इनकम्प्लीट होगा तो एंडोथेलियल सेल दूर दूर पड़े होंगे और आपके पास इन साइनसेस में हमेशा साथ मैक्रोफेजेस होंगे और डेंड्रिटिक सेल अपने साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस एक्सटेंड करेंगे इनके अंदर। हाँ जी जी बच्चों, आपके पास बेटा आवाज अब चेक करो, आवाज आनी चाहिए, मुझे तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेट बिल्कुल ठीक चल रहा है। आप स्प्लेनिक साइनसेस के एंडोथेलियल सेल को हमने दूसरा नाम क्या दे दिया है? जल्दी से बताओ सारे बच्चे। स्टेफ सेल। हमने इनको स्टेफ सेल क्यों कहा है? क्योंकि ये अनयूजुअली लॉन्ग है। ये देखो, ये लॉन्ग है और फ्यूजीफॉर्म है। फ्यूजीफॉर्म का क्या मतलब होता है? फ्यूजीफॉर्म का मतलब होता है ऐसा स्ट्रक्चर जो सेंटर से बेली हो और साइडों पे उसके टेपर एंड्स हो, ठीक है। हमने इसको लॉन्ग भी कह दिया और फ्यूजीफॉर्म भी कह दिया। अभी मैं आपको इसकी शक्ल दिखाऊंगी। तो ये नॉर्मल एंडोथेलियल सेल के मुकाबले में लॉन्ग होता है, इसलिए यहाँ पर उसको हमने खास नाम दे दिया, ये है स्टेफ सेल with larger gap and incomplete basal lamina। incomplete basal lamina जहां साइनस आएगा आपको याद रखना है उसका बेसल लेमिना इनकम्प्लीट होगा। जब बेसल लेमिना में स्पेसिस होंगी तो लार्ज गैप्स होंगे बीच में, ठीक है।
और मैक्रोफेजेस हमेशा ऐसे साइंसेस को गार्ड करेंगे जहाँ पे इतना रैपिड एक्सचेंज हो रहा है, और साथ उसके डेंड्रिटिक सेल्स जो हैं वो अपने साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस एक्सटेंड करके बीच में से चीजों को फेगोसाइटोज करेंगे। और रेटिकुलर फाइबर्स बिल्कुल जिस तरह लिम्फेटिक साइंसेस के अंदर ट्रांसवर्सली अरेंज थे, इसी तरह इन सप्लेनिक साइंसेस में भी ट्रांसवर्सली अरेंज है। क्यों? ताकि ब्लड तेजी से ना गुजर सके, ब्लड स्लोली गुजरे और उसकी अच्छी तरह से फिल्ट्रेशन हो सके, मैक्रोफेजेस और डेंड्रिटिक सेल को मौका मिल सके टॉक्सिन्स को और फॉरेन मटेरियल को पिक करने का। ठीक है बच्चों, ये सारी बात हो गई रेड पल्प की। अब आपके पास रेड पल्प में क्या है? स्प्लेनिक कॉर्ड्स हैं और साइनसेस हैं। स्प्लेनिक कॉर्ड के बीच में स्प्लेनिक साइनसेस होते हैं। स्प्लेनिक कॉर्ड का दूसरा नाम कॉर्ड्स ऑफ गिलरॉथ है, और स्प्लेनिक साइनसेस को वीनस, इसमें वीनस साइनसेस हैं, और ये लाइन होते हैं बाय द एंडोथेलियल सेल एंड मैक्रोफेजेस। एंडोथेलियल सेल को यहाँ पे हमने स्टेफ सेल का नाम दिया है, और डेंड्रिटिक सेल अपने साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस एक्सटेंड करती हैं थ्रू दीज लार्ज गैप्स into the splenic sinuses, और रेटिकुलर फाइबर्स ट्रांसवर्सली अरेंज होंगे इन साइनसेस के ताकि ब्लड को तेजी से गुजरने ना दें, ब्लड रुक रुक के गुजरे। ठीक है, अच्छा जी आगे चलें। ये आपको फिर दोबारा से पिक्चर दिखाई है, ये कैप्सूल है, ये कैप्सूल से निकलने वाली ट्रेबेकुलिस हैं जो कि अपने साथ जो ब्लड वेसल्स और नर्व्स और आर्टरीज गुजर रही है कैप्सूल से, उनकी ब्रांचेस लेकर नीचे आएंगी। ठीक है, और ये आपके पास आ जाएगा व्हाइट पल्प। व्हाइट पल्प किसका बना होता है? लिम्फेटिक नोड्यूल का बना होता है। और रेड पल्प में क्या दो चीजें हैं? स्प्लेनिक साइनसेस एंड स्प्लेनिक कॉर्ड्स। जी ये देखिए, ये आपके पास एक साइनस है। अब इस साइनस के अंदर जो लंबे लंबे सेल है ना बच्चों, ये जो लंबे लंबे सेल नजर आ रहे हैं, ये है एंडोथेलियल सेल, जिनको स्टेफ सेल का नाम दे दिया गया है। ये इतने लंबे यूजुअली किसी और स्ट्रक्चर में नहीं होते, क्योंकि ये अनयूजुअली लॉन्ग है स्प्लीन के साइनसेस को लाइन करते हुए, इसलिए इनको स्टेफ सेल का नाम दे दिया गया। और ये देखिए रेटिकुलर फाइबर ने इनको रैप अप करके रखा हुआ है। और इन एंडोथेलियल सेल के अंदर देखो ये स्पेसिस हैं, इन ये स्पेसिस हैं। ठीक है बेटा, ये स्पेसिस याद रखना, आगे चल के हम स्पेसिस को यूज करेंगे। ये ब्लड इन साइनसेस के अंदर जा रहा है, ये ब्लड इन साइनसेस के अंदर जा रहा है। अब हम देखेंगे ये स्पेसिस क्या करती हैं। अच्छा जी, अब आपके पास आ गया है ये इन स्पेस, जब आपका ब्लड इन ब्लड साइनसेस से गुजरेगा तो जो आरबीसीज जो वो ब्लड आपका इन स्पेसिस से फ्रीली जो है ना एक्सचेंज कर रहा होता है, और जो वॉर्न आउट आरबीसीज होती है ना वो डैमेज हो जाती हैं। ठीक है, और जो फ्लेक्सिबल आरबीसीज होती हैं, फ्रेश होती हैं, वो फ्लेक्सिबल होकर इनमें से गुजर जाती हैं। ठीक है बच्चों, अच्छा जी अब आगे आपके पास व्हाइट पल्प। The white pulp consists of the lymphoid tissue that surround and follow the branches of the splenic artery. अब ये स्प्लेनिक आर्टरी कहाँ से आ गई है, अभी हम इसको देख लेते हैं। आपके पास ये देखिए स्प्लीन का एक हाइलम होता है, जिस तरह लिम्फ नोड का हाइलम था। स्प्लीन के लिम्फ नोड के हाइलम से एक आर्टरी स्प्लीन के अंदर आएगी, उसका नाम स्प्लेनिक आर्टरी है। वो फिर ट्रेबेकुली में जाएगी तो उसका नाम ट्रेबेकुलर आर्टरी बन जाएगा, और फिर जब वो इस लिम्फेटिक नोड्यूल में आएगी तो उसका नाम सेंट्रल आर्टरी बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद उसकी फर्दर ब्रांचेस बनती हैं जब वो रेड पल्प में आता है। अभी आप ये याद करो कि स्प्लीन के अंदर एंटर होने वाली आर्टरी का नाम स्प्लेनिक आर्टरी है। वो स्प्लीन के अंदर उसके हाइलम से एंटर होगी, फिर उसकी ब्रांचेस होंगी, ब्रांचेस उसकी ट्रेबेकुली में आएंगी तो उनका नाम ट्रेबेकुलर आर्टरी हो जाएगा। ट्रेबेकुलर आर्टरी फिर ब्रांच करके सेंट्रल आर्टरी बनाएगी। अब इस सेंट्रल आर्टरी ने इसके बाद अपनी मजीद ब्रांचेस करनी है, लेकिन वो ब्रांचेस हमारे पास रेड पल्प में आ जाएंगी। मैं रिपीट कर रही हूँ, आप सब बच्चे ये सोचो कि पहले आपके पास स्प्लेनिक आर्टरी हाइलम ऑफ स्प्लीन से स्प्लीन में एंटर हुई, उसके कैप्सूल में उसकी ब्रांचेस हुई, ट्रेबेकुली में आई, ट्रेबेकुलर आर्टरी के लाई, ट्रेबेकुलर आर्टरी फिर डिवाइड करेगी और आपके पास सेंट्रल आर्टरी बना देगी। सेंट्रल आर्टरी तक जो ब्रांचेस, सेंट्रल आर्टरी जो है वो व्हाइट पल्प में रहती है, लेकिन और ट्रेबेकुलर आर्टरी ट्रेबेकुली में रहती है। ठीक है, जब ये सेंट्रल आर्टरी फर्दर डिवाइड करती है तो इसकी ब्रांचेस रेड पल्प में आ जाती हैं। आइए वो देखते हैं।
जी। अब व्हाइट पल्प का वो बता रहा है कि व्हाइट पल्प बनता कैसे है। व्हाइट पल्प दो चीजों पर कंसिस्ट करता है। एक का नाम है पेरी आर्टीरियल लिम्फेटिक शीथ, ये एमसीक्यू है, इसको मैं बहुत अच्छा समझाऊंगी, फिक्र ना करो, भी सिर्फ सुन लो। पेरी आर्टीरियल, पेरी का मतलब होता है कोई चीज जिसको सराउंड कर रही हो। तो इसका मतलब है कि एक लिम्फोसाइट की शीथ है, एक लिम्फोसाइट की शीथ है जो आर्टरी को सराउंड कर रही है। ठीक है, इसका मतलब है कि आपको हमेशा इसके एब्रीविएशन भी आ जाता है, इसको पाल्स कहती हैं, PALS, पाल्स। ठीक है, तो आपके पास व्हाइट पल्प किस फॉर्म में पड़ा हुआ है, आपके पास व्हाइट पल्प इस फॉर्म में पड़ा हुआ है कि जो सेंट्रल आर्टरी मैंने आपको लिम्फेटिक नोड्यूल के इसेंट्रिक पोजीशन पर दिखाई थी, उस आर्टरी के ऊपर लिम्फोसाइट्स जो हैं एक शीट बना लेंगे और अपने अंदर एनक्लोज करेंगे लिम्फेटिक नोड्यूल को, ये बनता है व्हाइट पल्प। अभी आपको इसकी पिक्चर दिखाएंगे, बेफिक्र हो जाओ। ठीक है, आपके पास अभी तक आपको क्या नॉलेज मिला है कि आपके पास एक स्प्लेनिक आर्टरी हाइलम से स्प्लीन में एंटर होगी, उसके बाद वो आपके पास ट्रेबेकुलम में आएगी, यस इधर, तो ट्रेबेकुलर आर्टरी बन जाएगी। ट्रेबेकुलर आर्टरी डिवाइड होकर सेंट्रल आर्टरी बनाएगी। सेंट्रल आर्टरी के ऊपर लिम्फोसाइट की एक शीथ चढ़ जाएगी जिसको हम कहेंगे पेरी आर्टीरियल लिम्फेटिक शीथ, यानी लिम्फोसाइट इस सेंट्रल आर्टरी के ऊपर एक शीथ बना लेंगे। क्योंकि ये शीथ इस आर्टरी की सराउंड कर रही है, इसलिए हमने इसको नाम दे दिया पेरी। पेरी का मतलब है अराउंड। ठीक है, तो लिम्फोसाइट की शीथ इस सेंट्रल आर्टरी को सराउंड करेगी और शीथ बनाएगी, उसको हम कहेंगे पेरी आर्टीरियल लिम्फेटिक शीथ। फिर इस शीट के अंदर लिम्फोसाइट एनक्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों चीजें मिलकर आपके पास व्हाइट पल्प बना रही है। ठीक है बच्चों, ये हम दोबारा देखते हैं कि स्प्लीन का व्हाइट पल्प किस तरह बनता है। जब सेंट्रल आर्टरी के ऊपर लिम्फोसाइट की एक शीट बनती है, उस शीट को हमने क्या नाम दिया है, पाल्स। ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है यूएचएस का कि पेरी आर्टीरियल लिम्फेटिक शीट इज प्रेजेंट अराउंड विच आर्टरी। जवाब लिख के दो जल्दी से। पेरी आर्टीरियल लिम्फेटिक शीट इज फॉर्म्ड अराउंड विच आर्टरी। चलो बच्चों जल्दी से जवाब लिखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट यूएचएस एमसीक्यू है। पेरी arterial, very good, central artery, very good, very good, and central artery is the branch of the trabecular artery and central, very good, shabash, good class, good response, very nice। तो ये आपने हमेशा याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट यूएचएस एमसीक्यू है। पेरी आर्टीरियल लिम्फेटिक शीथ इज फॉर्म्ड अराउंड द सेंट्रल आर्टरी व्हिच इज द ब्रांच ऑफ द ट्रेबेकुलर आर्टरी एंड ट्रेबेकुलर आर्टरी इज द ब्रांच ऑफ द स्प्लेनिक आर्टरी एंड स्प्लेनिक आर्टरी एंटर इनटू द स्प्लीन थ्रू इट्स हाइलम। अब आपसे अगर कोई क्वेश्चन करता है कि बेटा व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ द व्हाइट पल्प, तो आप जवाब देंगे पाल्स एंड एनक्लोज लिम्फेटिक नोड्यूल। इस शीट के अंदर लिम्फेटिक नोड्यूल एनक्लोज हो जाता है और ये वाली शीट दोनों मिलकर आपके पास व्हाइट पल्प बनाते हैं। तो पाल्स इज द पेरी आर्टीरियल लिम्फेटिक शीट, ये आपने हमेशा याद रखना है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, रेड पल्प क्या है, व्हाइट पल्प क्या है, स्टेव सेल क्या है और पेरी आर्टीरियल लिम्फेटिक शीट क्या है, ये बातें पक्की याद होनी चाहिए। जी आगे चलते हैं। पाल्स यानी कि पेरी आर्टीरियल लिम्फेटिक शीट, इट कंटेन्स द T lymphocyte at places pulse and close the lymphatic nodule। अब आप सारे बच्चे मुझे बताओ लिम्फेटिक नोड्यूल में हमेशा कौन से लिम्फोसाइट्स होते हैं, जल्दी से शाबाश। lymphatic nodule always contain which kind of lymphocyte? B lymphocyte, वेरी गुड, ये हमेशा याद रखना है। और जो शीट सेंट्रल आर्टरी के बाहर आती है और पाल्स बनाती है, उसके अंदर कौन से लिम्फोसाइट्स हैं, उसके अंदर कौन से लिम्फोसाइट्स हैं, जल्दी से बताओ बच्चों। पाल्स के अंदर कौन से, वेरी गुड, टी लिम्फोसाइट्स। बस ये एक और इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। पाल्स कंटेन्स द T lymphocytes यानी कि पेरी आर्टीरियल लिम्फेटिक शीट, ये ऐसे लिम्फोसाइट की शीट है जो सेंट्रल आर्टरी के बाहर बनेगी, सेंट्रल आर्टरी को सराउंड करेगी और इसके अंदर टी लिम्फोसाइट होंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, वेरी गुड रिस्पॉन्स, थैंक यू।
at places pass and close the lymphatic nodule and lymphatic nodule always contains the B lymphocytes, ठीक है। और चूंकि ये lymphatic nodule अक्सर एंटीजन को एक्सपोज होते हैं, तो इसलिए ये lymphatic nodule अक्सर कौन से होंगे, सेकेंडरी। आपको ये पता है प्राइमरी lymphatic nodule में जर्मिनल सेंटर नहीं होता, और जब वो एंटीजन को एक्सपोज होता है तो उसका सेंटर लाइट हो जाता है बी लिम्फोसाइट की माइटोटिक डिवीजन की वजह से, और अपने अंदर वो जर्मिनल सेंटर बना लेता है। तो एज ए लिम्फेटिक नोड्यूल को आप सेकेंडरी लिम्फेटिक नोड्यूल कहते हो। प्राइमरी और सेकेंडरी लिम्फेटिक नोड्यूल बहुत ज्यादा सुने जाते हैं, कोई फर्क नहीं है। लिम्फेटिक नोड्यूल आप कहोगे जी हमेशा बी लिम्फोसाइट का बना होता है। प्राइमरी लिम्फेटिक नोड्यूल वो होता है जो एंटीजन को एक्सपोज नहीं होता और उसमें जर्मिनल सेंटर नहीं होता, और सेकेंडरी लिम्फेटिक नोड्यूल जी वो होता है जो एंटीजन को एक्सपोज होता है और उसका सेंटर लाइट होता है। लाइटर सेंट्रल पोर्शन को हम जर्मिनल सेंटर कहते हैं और डार्कर जोन को मेंटल जोन कहते हैं। बस ये अब जब लिम्फेटिक नोड्यूल उस एंटीजन को डील कर लेगा तो वो वापस प्राइमरी लिम्फेटिक नोड्यूल बन जाएगा जब तक कि अगली एंटीजन को एक्सपोज नहीं होता। ये बात क्लियर हो गई है? अच्छा जी। Each branch of splenic artery that runs through the periarterial lymphatic sheath is known as a central artery। ये वो एग्जैक्ट लाइन होती है जो आपको एमसीक्यू में आती है। आपको ऐसे पूछा जाता है, ब्रांच ऑफ द splenic artery that runs through a periarterial lymphatic sheath is known as, ठीक है। ये होता है वो एमसीक्यू जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिर नेक्स्ट एमसीक्यू क्या पूछा जाता है, हिस्टोलॉजिकली सेंट्रल आर्टरी इज, हिस्टोलॉजिकली सेंट्रल आर्टरी इज आर्टरियोल। आपने सीबीएस में पढ़ा कि आर्टरियोल कैसा स्ट्रक्चर होता है। आर्टरियोल में ट्यूनिका एंटीमा होता है, ट्यूनिका मीडिया होता है और ट्यूनिका एडवेंटिशिया होता है। ट्यूनिका एंटीमा में वही एंडोथेलियल सेल और सब एंडोथेलियल कनेक्टिव टिश्यू होता है। इसके मीडिया में 3 to 5 कॉन्सेंट्रिकली अरेंज्ड लेयर्स ऑफ स्मूथ मसल सेल्स होता है, उसको कहते हैं आर्टरियोल। आर्टरियोल का स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपने सीवीएस खोलना है और फटाफट आज ही जाकर आर्टरियोल देख लेना है। इसके ट्यूनिका मीडिया में 3 से 5 लेयर्स होती हैं स्मूथ मसल सेल्स की जो कॉन्सेंट्रिकली अरेंज होता है। अच्छा जी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हमने पढ़ ली। पाल्स के अंदर क्या है, टी लिम्फोसाइट। पाल्स अपने अंदर क्या इंक्लोज करते हैं, लिम्फेटिक नोड्यूल। लिम्फेटिक नोड्यूल में कौन से लिम्फोसाइट्स हैं, बी लिम्फोसाइट। लिम्फेटिक नोड्यूल प्राइमरी भी हो सकता है जब एंटीजन को एक्सपोज नहीं होगा, जब एंटीजन को एक्सपोज होगा तो सेकेंडरी बन जाएगा। सेकेंडरी बनने की निशानी क्या है कि अंदर से लाइट हो जाता है, और उस लाइटेड एरिया को क्या कहते हैं, जर्मिनल सेंटर कहते हैं। जब ये उस एंटीजन को डील कर लेगा तो ये वापस प्राइमरी बन जाएगा ताकि अगली एंटीजन को एक्सपोज हो सके। अच्छा जी, ये बेहतरीन एमसीक्यू है दो। हिस्टोलॉजिकली सेंट्रल आर्टरीज आर्टरियोल एंड ब्रांच ऑफ स्प्लेनिक आर्टरी दैट रन्स थ्रू अ पेरीआर्टेरियल lymphatic sheath इज नोन एज द सेंट्रल आर्टरी। ये पक्के याद कर लो कि पास में टी लिम्फोसाइट है, लिम्फेटिक नोड्यूल में बी लिम्फोसाइट है, और ये इस शीट के अंदर से सेंट्रल आर्टरी गुजरती है और सेंट्रल आर्टरी हिस्टोलॉजिकली आर्टरियोल है। अच्छा जी, ये अब दोबारा देखिए, यू हैव द कैप्सूल, द ट्रेबेकुली, द वाइट पल्प, द रेड पल्प। अब सारे बच्चों को पता चल गया होगा। अच्छा सारे बच्चे बताओ, ये लिम्फेटिक नोड्यूल जिस पे इस वक्त मेरा कर्सर है, एरो है, ये प्राइमरी है कि सेकेंडरी है, जल्दी से बता दो। आज हम ये मसला हल कर लेते हैं। दिस लिम्फेटिक नोड्यूल इज प्राइमरी और सेकेंडरी। जल्दी से बच्चे रिस्पॉन्स दे, सारे बच्चे रिस्पॉन्स दिया करो। सेकेंडरी। आपने कैसे पहचाना कि ये सेकेंडरी है बच्चों, आपने कैसे पहचाना कि ये सेकेंडरी है? नेक्स्ट क्वेश्चन, आपने कैसे पहचाना कि ये सेकेंडरी लिम्फेटिक नोड्यूल है? बेटा, हाउ डू यू अंडरस्टैंड दैट दिस इज द सेकंड? वेरी गुड, द सेंट्रल लाइटर एरिया, जर्मिनल सेंटर। एक्सीलेंट एक्सीलेंट जी। आगे चलते हैं। ब्लड सप्लाई ऑफ द स्प्लीन। ब्लड सप्लाई ऑफ द स्प्लीन ये बहुत दफा लिखने को आता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट यूएचएस एससीक्यू है। पहला एससीक्यू मैंने आपको बताया कि व्हाट इज व्हाइट पल्प, व्हाट इज रेड पल्प, ये लिखने को आता है, और उसके बाद इसकी ब्लड सप्लाई स्प्लीन की बहुत ज्यादा आती है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था स्प्लेनिक आर्टरी होती है, वो किधर से स्प्लीन में एंटर होती है, हाइलम से एंटर होती है। फिर वो डिवाइड करती है तो ट्रेबेकुलर आर्टरी बनाती है, ट्रेबेकुलर आर्टरी ट्रेबेकुली में रन करती है, और ये फिर ट्रेबेकुलर आर्टरी की ब्रांचेस बनेंगी। ये ब्रांचेस बन के अपना डायमीटर जब 0.2 मिलीमीटर कर देंगी तो ये ट्रेबेकुली को छोड़कर क्या बनेंगी, सेंट्रल आर्टरी। अब आपको पता है सेंट्रल आर्टरी किधर से गुजरती है, वाइट पल्प से गुजरती है।
ये भी एक एमसीक्यू है कि विच आर्टरी इज पासिंग थ्रू द वाइट पल्प, तो आपका जवाब होगा सेंट्रल आर्टरी इज पासिंग थ्रू द वाइट पल्प। ईच सेंट्रल आर्टरी इज सराउंडेड बाय द पाल्स। ठीक है बच्चों, अब आपसे कोई पूछता है कि जी स्प्लीन की आर्टरी का क्या नाम है, जवाब है स्प्लेनिक आर्टरी। स्प्लेनिक आर्टरी डिवाइड होकर क्या बना रही है, ट्रेबेकुलर आर्टरी, जो ट्रेबेकुली से गुजरेगी। वाइट पल्प से कौन सी आर्टरी गुजर रही है, सेंट्रल आर्टरी। अब बारी है सेंट्रल आर्टरी के डिवाइड होने की। Each central arteriole eventually leaves the white pulp and enter into the red pulp, losing its sheath। कौन सी sheath, pulse, periarterial lymphatic sheath, वो इसकी खत्म हो जाएगी जब ये रेड पल्प में एंटर होगा। ठीक है, losing its sheath of lymphocyte and branching as several short straight penicillar arterioles। ये पतली पतली आपके पास आर्टरियोल्स आएंगी, उस रिजेम्बलेंस से इनका नाम है स्ट्रेट पेनिसिलर आर्टरियोल्स। अब स्ट्रेट पेनिसिलर आर्टरियोल्स और सेंट्रल आर्टरियोल में क्या फर्क है कि सेंट्रल आर्टरियोल व्हाइट पल्प में है और ये पेनिसिलर आर्टरियोल रेड पल्प में है। सेंट्रल आर्टरी के बाहर पाल्स है यानी कि पेरी आर्टरियल लिम्फेटिक शीथ है, और इस पेनिसिलर आर्टरियोल के बाहर पाल्स नहीं है। ठीक है, some of these capillaries are sheathed by with the antigen presenting cells for the additional immune surveillance of the blood। अब ये वाली जो कैपिलरीज हैं जो कि पेनिसिलर आर्टरीज हैं, इनके बाहर पाल्स नहीं है, इनके बाहर क्या है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल आकर शीत बना लेंगे, और ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स जो हैं ये आपके पास एडिशनल इम्यून सर्वेलेंस ऑफ ब्लड करेंगे। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। अब आपके पास आपको क्या पता चला है बच्चों, ब्लड सप्लाई ऑफ स्प्लीन का क्या पता चला है। नंबर 1 स्प्लेनिक आर्टरी, डिवाइड, गिव अस ट्रेबेकुलर आर्टरी, गिव अस सेंट्रल आर्टरी। सबसे इंपॉर्टेंट जो बार बार पूछा जाता है सेंट्रल आर्टरी का पूछा जाता है। सेंट्रल आर्टरी इज द आर्टरी ऑफ द व्हाइट पल्प, इट इज पासिंग थ्रू द व्हाइट पल्प, इट इज सराउंडेड बाय द पाल्स। ठीक है, और सेंट्रल आर्टरी ब्रांच करके क्या देगी, पेनिसिलर आर्टरियोल। ठीक है, पेनिसिलर आर्टरियोल के बाहर लिम्फोटिक शीथ नहीं होगी, लिम्फोसाइट की शीथ नहीं होगी, उसकी बजाय एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होंगे। जी आगे चलते हैं, ब्लड फ्लो थ्रू द स्प्लीन। अब ये इतनी आसान है ब्लड फ्लो थ्रू द स्प्लीन कि अगर आप सिर्फ एक दफा ध्यान से सुन लोगे आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा, लेकिन आता बहुत है लिखने के लिए। जी write down the hypothesis about two hypotheses about the blood flow through the splenic red pulp। कि स्प्लीन के रेड पल्प से ब्लड कैसे गुजरता है उसके बारे में दो हाइपोथेसिस हैं, कंफर्म किसी को नहीं है। पहली हाइपोथेसिस ये है जिसको कहते हैं क्लोज सर्कुलेशन। क्लोज सर्कुलेशन का मतलब है कि ब्लड जो है ब्लड वेसल से बाहर नहीं निकलेगा, ब्लड हमेशा ब्लड वेसल्स के अंदर ही रहेगा। ठीक है, कैपिलरीज ब्रांच करके फ्रॉम द पेनिसिलर आर्टरियोल कनेक्ट डायरेक्टली टू द साइनोसॉइड्स। और ये कौन से साइनोसॉइड्स है जो स्प्लीन के अंदर है, वीनस साइनोसॉइड्स हैं, वीनस ब्लड इनमें से गुजर रहा है। ठीक है, तो ये जो स्ट्रेट पेनिसिलर कैपिलरीज थी, आर्टरियोल्स थी, ये डिवाइड करेंगी और डिवाइड करके कैपिलरीज बनाएंगी। ये कैपिलरीज डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएंगी विद द वीनस साइनोसॉइड्स एंड द ब्लड इज ऑलवेज एनक्लोज्ड बाय एंडोथेलियम। ये है जी क्लोज सर्कुलेशन। बहुत आसान कि आपका स्प्लीन के आपको ये बहुत ज्यादा लिखने को आता है, बहुत सिंपल है लेकिन आपने इसको ध्यान से सुनना है। गिव द टू हाइपोथेसिस अबाउट द ब्लड फ्लो थ्रू द स्प्लेनिक रेड पल्प, ये क्वेश्चन आता है। इसमें मैं आपको बता रही हूँ कि ब्लड फ्लो दो तरीकों से गुजर सकता है, पहला है क्लोज सर्कुलेशन और दूसरा है ओपन सर्कुलेशन। क्लोज सर्कुलेशन का मतलब है कि ब्लड हमेशा ब्लड वेसल्स के अंदर ही रहेगा, ब्लड हमेशा ब्लड वेसल्स के अंदर ही रहेगा। यहाँ पर आपने देखा आपके पास ये पेनिसिलर आर्टरियोल है, ये पेनिसिलर आर्टरियोल फिर आगे कैपिलरीज में डिवाइड करेगा। ठीक है, ये वाली कैपिलरीज फिर इन वीनस साइनसेस के साथ डायरेक्टली कनेक्ट कर जाएंगी और ब्लड हमेशा इनक्लोज रहेगा बाय द एंडोथेलियम। अब देखते हैं ओपन सर्कुलेशन। ओपन सर्कुलेशन में क्या है कि कैपिलरीज from about half of the penicillin arterioles are uniquely open ended। ये अपना ब्लड वीनस साइनसेस के अंदर नहीं डालेंगे, ये ओपन एंडेड है, ये अपना ब्लड किस पे डंप कर देंगी, इनटू द स्ट्रोमा ऑफ द स्प्लेनिक कॉर्ड।
स्प्लेनिक कॉर्ड के ऊपर से ब्लड गुजर के फिर क्या होगा, दिस इन दिस रूट plasma and all the formed element of the blood must re-enter the vasculature by passing through the narrow slits between the stave cells into the sinusoids. क्या आपको मैंने वो एंडोथेलियल सेल दिखाए थे जो स्प्लीन के वीनस साइनसेस को लाइन कर रहे हैं? उनको हमने नाम दिया था स्टेव सेल का। हमने उनको STAVE स्टेव सेल क्यों कहा था? क्योंकि वो अनयूजुअली लॉन्ग थे। मैंने आपसे कहा था इसके अंदर स्पेसीज पड़ी होती हैं, वो अपने ध्यान से देखने, आगे चल के मैं बताऊंगी वो क्या करती हैं। तो आपके पास जो दूसरी हाइपोथेसिस है वो है ओपन सर्कुलेशन की। ओपन सर्कुलेशन ये कहती है कि ब्लड हमेशा क्लोज चैनल में मूव नहीं करेगा। ब्लड क्या करेगा कि जो पेनिसिलर आर्टरी है उसकी कुछ कैपिलरीज यूनिकली ओपन एंडेड होंगी, वो अपना ब्लड डायरेक्टली वीनस साइनसेस में नहीं डालेंगी, वो अपना ब्लड किस पे डाल देंगी? स्प्लेनिक कॉर्ड पे। स्प्लेनिक कॉर्ड से होता हुआ ब्लड फिर री एंटर होगा इन वीनस साइनसेस के अंदर, और री एंटर कहाँ से होगा? उन स्पेसिस के थ्रू एंटर होगा जो इन स्टेव सेल्स के बीच में पड़ी हुई है। क्या ये बात आपको समझ आई है? क्लास गिव मी रिस्पॉन्स जल्दी से। क्या आपको क्लोज और ओपन सर्कुलेशन समझ आ गई है? क्लास प्लीज गिव मी रिस्पॉन्स। नो मैम, दोबारा सुनो, दोबारा सुनो बेटा। अब आपको पिक्चर से दिखाती हूँ। ये देखो बेटा, दोबारा सुनो। ये देखो, एक ये है कि ये कैपिलरी है। बच्चों इधर पिक्चर में देखो, मैं रिपीट कर रही हूँ। आपके पास दो हाइपोथेसिस हैं, एक है ओपन, एक है क्लोज। क्या ये बात पता लगी है कि हमारे पास दो हाइपोथेसिस हैं कि स्प्लीन के रेड पल्प, बात किसकी हो रही है कि ब्लड सर्कुलेशन रेड पल्प में कैसे होगी? किसकी बात हो रही है? ब्लड सर्कुलेशन स्प्लीन के रेड पल्प में कैसे होगी, इसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया है इसके बारे में दो हाइपोथेसिस हैं, एक को कहते हैं क्लोज, दूसरे को कहते हैं ओपन। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पर क्लोज की एग्जांपल है कि ये एक कैपिलरी है, ये अपना ब्लड डायरेक्टली वीनस साइनस में डाल देगी। ये एक कैपिलरी है, ये अपना ब्लड डायरेक्टली स्प्लीन के वीनस साइनस में डाल देगी। ये है क्लोज सर्कुलेशन। ब्लड जो है इस क्लोज चैनल से बाहर नहीं निकलेगा। ठीक होगी बात? क्या ये समझ आया? क्लोज सर्कुलेशन समझ आई है? जल्दी से लिख के बताओ प्लीज। क्लास रिस्पॉन्ड यस। ठीक है, गुड। दूसरी पिक्चर देखो, दूसरी पिक्चर आप देखो। ये एक आर्टरी है, ये एक कैपिलरी है। इस कैपिलरी में से ब्लड डायरेक्टली इस वीनस साइनस में नहीं आया, इस कैपिलरी ने अपना ब्लड बाहर निकाला है। बाहर निकलकर ये ब्लड स्प्लेनिक कॉर्ड्स पर आ गया है, स्प्लेनिक कॉर्ड के ऊपर ब्लड आ गया है। स्प्लेनिक कॉर्ड के ऊपर ब्लड आने के बाद ये वीनस साइनस में एंटर हो रहा है। तो ये ओपन सर्कुलेशन। ओपन सर्कुलेशन का मतलब है कि ब्लड हमेशा क्लोज चैनल के अंदर एनक्लोज नहीं रहेगा। अब मैं रिपीट कर रही हूँ लास्ट टाइम, इसको देख लो। ये आपकी कैपिलरी है, कैपिलरी अपना ब्लड डायरेक्टली वीनस साइनस में डालेगी, ये हो जाएगा क्लोज सर्कुलेशन। जब कैपिलरी अपना ब्लड स्प्लेनिक कॉर्ड पे डालेगी, स्प्लेनिक कॉर्ड के बाद वो ब्लड इस वीनस साइनस में आएगा, तो उसको कहेंगे ओपन सर्कुलेशन। चलो जी, लिख के बताओ क्या समझ आई है जल्दी से। ओपन और क्लोज सर्कुलेशन की समझ आई है? चलो जी, गुड। अब आपने ये बड़ा अच्छा याद करना है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट SCQ है, UHS में बहुत आता है ये। अच्छा जी, दी स्मॉल ओपनिंग्स प्रेजेंट। अब ये कौन सी ओपनिंग की बात हो रही है? ये इन ओपनिंग्स की बात हो रही है, ये वाली ओपनिंग्स। ये मैंने आपसे कहा ना, ये ओपनिंग होती है इन स्टेव सेल के दरमियान। एंडोथेलियल सेल को स्टेव सेल क्यों कहते हैं? ये अनयूजुअली लॉन्ग होती हैं। ये ओपनिंग देख लो बच्चों, सारे स्टेव सेल्स के दरमियान ओपनिंग देख लो। अब मैं इन ओपनिंग की बात करने जा रही हूँ। ओपनिंग देख ली है स्टेव सेल के दरमियान सबने? अच्छा, अब आगे चलो। ये These small openings present no obstacle, यानी कि कोई हिंड्रेंस, कोई रुकावट नहीं पैदा कर रही to the platelets and to the motile leukocytes or to the thin flexible erythrocytes।
ये जो स्पेसिस है ना स्टेफ सेल के दरमियान जो कि एंडोथेलियल सेल लाइन कर रहे हैं स्प्लेनिक वीनस साइनसेस को, इनके दरमियान जो स्पेसिस हैं ये आराम से अपने अंदर से किस किस को गुजरने दे रही हैं, प्लेटलेट्स को, ल्यूकोसाइट्स को, इरिथ्रोसाइट्स को, ठीक है। हाउएवर स्टिफ और इफेक्टिव स्वोलन आरबीसी यानी वो वाला आरबीसी जो अपनी उम्र पूरी कर चुका है, वो क्या होगा, वो ब्लॉक हो जाएगा फ्रॉम पासिंग बिटवीन द स्टेफ सेल एंड अंडरगो सिलेक्टिव रिमूवल बाय द मैक्रोफेजेस। अब आपको पता लग गया कि आरबीसी वॉल नोट कैसे ये रिमूव करते हैं। जब ब्लड इन एंडोथेलियल सेल के दरमियान पड़ी हुई स्पेसिस से गुजरता है, तो अगर तो आरबीसी फ्रेश है, बूढ़ा नहीं हुआ, 120 डेज का नहीं हुआ, वो फ्लेक्सिबल होता है, वो आराम से गुजर जाएगा इन स्पेसिस के अंदर से। लेकिन जब वही आरबीसी अपनी उम्र पूरी कर चुका होगा यानी 120 डेज का हो चुका होगा, तो वो स्वोलन हो जाएगा, वो फ्लेक्सिबल नहीं रहेगा। जब वो स्पेसिस से गुजरेगा तो वो क्या होगा, वो गुजर नहीं सकेगा, तो मैक्रोफेज उसको रिमूव कर देगा। आगे चलते हैं। अब देखो जी एक और पिक्चर है, प्लीज अब आप ओपन और क्लोज दोबारा देखेंगे मेरे साथ। सारे बच्चे बताओ ये क्या है, ये स्ट्रक्चर क्या है, ये स्ट्रक्चर क्या है, साइनोसॉइड। ये स्ट्रक्चर क्या है, साइनोसॉइड। ये स्प्लीन का साइनोसॉइड है। स्प्लीन के अंदर कौन सा साइनोसॉइड होता है, वीनस साइनस होता है। इसको कौन से सेल लाइन करते हैं, एंडोथेलियल सेल। ये एंडोथेलियल सेल अनयूजुअली लॉन्ग है, इनका नाम है स्टेफ सेल। इनके दरमियान में स्पेसिस हैं, ये देखो ये वो वाली स्पेसिस हैं जिनके अंदर से फ्रेश आरबीसी तो गुजर जाएंगे, लेकिन जो वॉल नोट होंगे वो नहीं गुजर सकेंगे। ये बात हो गई। अच्छा जी अब आगे आओ। ये है आपके पास क्लोज सर्कुलेशन के ब्लड कैपिलरी से गुजरेगा, कैपिलरी से गुजर के सीधा इस वीनस साइनस में आ जाएगा। ये है आपकी क्लोज सर्कुलेशन। ओपन में क्या हो रहा है, ये आपकी आर्टरियोल ने कैपिलरी बनाई। अब ये जो कैपिलरी है, ये जो कैपिलरी है, ये अपना ब्लड किस पे डाल रही है, स्प्लेनिक कॉर्ड के ऊपर, स्प्लेनिक कॉर्ड के ऊपर। ओपन एंडेड ये कैपिलरी है, ये अपना ब्लड किसी क्लोज चैनल में नहीं डाल रही, स्प्लेनिक कॉर्ड के ऊपर डाल रही हैं। और फिर इन स्प्लेनिक कॉर्ड से ये ब्लड इन एंडोथेलियल सेल के दरमियान जो स्पेसिस हैं उनसे अंदर जाएगा। ये बन जाएगी ओपन सर्कुलेशन, ये बन जाएगी क्लोज सर्कुलेशन। अब कोई मसला है, जल्दी से लिख के बताओ, क्या कोई मसला है ओपन और क्लोज सर्कुलेशन का, जल्दी से लिख के बताओ। चलो जी गुड, आगे चलेंगे। ये देखिए ये आपको एक दफा फिर ब्लड सप्लाई बता दी गई है। अब ब्लड सप्लाई ध्यान से देख लो। अब ये स्प्लीन का कैप्सूल है, सारे बच्चे तस्वीर देखो, स्प्लीन का कैप्सूल है। इस कैप्सूल से स्प्लेनिक आर्टरी जा रही है और स्प्लेनिक वेन बाहर आ रही है। स्प्लेनिक आप पिक्चर देखो, पिक्चर देखो अब सारे बच्चे। स्प्लेनिक आर्टरी ट्रेबेकुलर आर्टरी बन रही है। ट्रेबेकुलर आर्टरी की ब्रांच सेंट्रल आर्टरी, ये देखो बच्चों सेंट्रल आर्टरी क्या है, ये सेंट्रल आर्टरियोल। इसके ऊपर ये लिम्फोसाइट की शीट बन गई है। इस शीट का क्या नाम है, पाल्स। पाल्स क्या है, पेरी आर्टीरियल लिम्फेटिक शीट। और ये फिर आगे जाकर अपने अंदर ये लिम्फेटिक नोड्यूल एनक्लोज कर रही है। ये लिम्फेटिक नोड्यूल एनक्लोज हो गया है, ये अगला लिम्फेटिक नोड्यूल एनक्लोज हो गया है। उसके बाद ये सेंट्रल आर्टरियोल डिवाइड हो रही है, सेंट्रल आर्टरियोल डिवाइड होकर स्ट्रेट पेनिसिलर आर्टरियोल बना रही है जो कि रेड पल्प में आ गई है। और रेड पल्प में फिर ये हमें ओपन और क्लोज सर्कुलेशन दे रही है। ठीक है जी, ये है सारे का सारा आपके। और उसके बाद फिर क्या होगा, साइनोसॉइड से आपके पास ब्लड जो है रेड पल्प वेन में जाएगा, रेड पल्प वेन से ट्रेबेकुलर वेन में जाएगा, फिर स्प्लेनिक वेन है और स्प्लेनिक वेन हाइलम से बाहर निकल रही है। ये बेटा ब्लड सर्कुलेशन पाथवे है जो आपको मैंने बता दिया है। अब हम आगे चलेंगे अगली बात के ऊपर। ये पिक्चर दोबारा से देख लो 1 मिनट के लिए। बेटा ये क्यों रिपीट करना है, आप लोग उल्लू हो, आपको समझ क्यों नहीं आती बेटे। ये देखो ये स्प्लेनिक आर्टरी है, कैप्सूल से गुजरी और ट्रेबेकुली में गई, ट्रेबेकुली में जाकर इसे डिवाइड करना है और ये सेंट्रल आर्टरी बनाई है। सेंट्रल आर्टरी के ऊपर ये पेरी आर्टीरियल लिम्फेटिक शीट है। पेरी आर्टीरियल लिम्फेटिक शीट ने अपने अंदर लिम्फेटिक नोड्यूल एनक्लोज किया है, लिम्फेटिक नोड्यूल एनक्लोज किया है। फिर ये सेंट्रल आर्टरी वाइट पल्प से निकल जाएगी और रेड पल्प में एंटर होगी। रेड पल्प में जब एंटर होगी तो देखो ये वाली शीट जो इधर थी अब इसके ऊपर नहीं है,
अब इसने डिवाइड होकर आपको स्ट्रेट पेनिसिलर आर्टरीज दी हैं। अब ये स्ट्रेट पेनिसिलर आर्टरीज आगे जाके आपको कैपिलरीज देंगे और वो कैपिलरीज फिर ओपन और क्लोज सर्कुलेशन करेंगे। ठीक है बच्चों। फंक्शन ऑफ स्प्लीन, जैसे लिम्फ नोड इम्यूनोलॉजिकल फिल्ट्रेशन ऑफ लिम्फ करता था, उसी तरह स्प्लीन इम्यूनोलॉजिकल फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड करेगी। प्रोडक्शन ऑफ लिम्फोसाइट कहाँ पर हो रही है? लिम्फेटिक नोड्यूल में हो रही है, पाल्स में हो रही है और स्प्लेनिक कॉर्ड्स में हो रही है। डिस्ट्रक्शन ऑफ ओल्ड एंड वॉर्न आउट आरबीसीज, जो आरबीसीज उन स्पेसेस में से नहीं गुजर सकेंगे जो कि स्टेम सेल के दरमियान है, तो वो वॉर्न आउट हो जाएंगे। मैक्रोफेजेस उनको सिलेक्ट करके फेगोसाइटोज कर लेंगे और स्प्लीन के अंदर ब्लड स्टोर होता है। आपको पता है एम्ब्रियोनिक लाइफ में स्प्लीन के अंदर ब्लड की फॉर्मेशन होती है, तो स्प्लीन अपने अंदर ब्लड स्टोर करती है। जब हाइपोवोलेमिक शॉक होता है तो ये अपना ब्लड भी रिलीज करती है। अच्छा, स्प्लीनोमेगाली क्या है? एनलार्जमेंट ऑफ द स्प्लीन। स्प्लीनोमेगाली कैन अकर फॉर्म अ वैरायटी ऑफ कॉजेज इंक्लूड के स्प्लीन का साइज किस में बड़ा होगा? स्प्लीनोमेगाली किस फॉर्म में होगी? लिम्फोमा में, इन्फेक्शन में, अनीमिया में। ठीक है, ये इसकी मेडिकल एप्लीकेशन होगी। अब इम्पोर्टेंट बात के ऊपर आओ। ये आपके पास ये स्ट्रक्चर्स हैं, एक का नाम है स्प्लीन, दूसरे का नाम है थाइमस, तीसरे का नाम है टॉन्सिल। अब सबसे पहले आप बात करो कैप्सूल की, तो कैप्सूल, स्प्लीन का कैप्सूल डेंस इरेगुलर बना होता है, थाइमस का डेंस इरेगुलर होता है, लेकिन टॉन्सिल का कैप्सूल इनकम्प्लीट होता है। ये बात पता है ना आपको? टॉन्सिल का कैप्सूल क्या होता है? इनकम्प्लीट होता है और बेस की तरफ होता है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास क्या है कि मिकोजा एसोसिएटेड। अच्छा, आप ऐसा करो, आप इसकी पिक्चर खींच लो बच्चों। हमारा टाइम, ओहो, हमारा टाइम खत्म होता जा रहा है, टाइम थोड़ा रह गया। ये जो आप पढ़ चुके हो ना, जो मैंने आपको स्प्लीन के बारे में पढ़ाया है वो सब कुछ है। कैप्सूल स्प्लीन का देखा था आपने, स्प्लीन का इनकम्प्लीट ट्रेबेकुली देखी थी, सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू रेटिकुलर फाइबर्स रेटिकुलर सेल से मिलकर बना था। पैरेन्काइमा क्या है? व्हाइट पल्प और रेड पल्प। व्हाइट पल्प और रेड पल्प आपके पास काम कर रही हैं। इसी तरह आपके पास ये सारों का मैंने कंपैरिजन आपकी पता है कौन सी किताब में लिखा हुआ है? जिनक्वेरा में। ये आपने खुद जिनक्वेरा से लेके इसके नोट्स बनाने हैं। आपको इसके डिफरेंसेस लिखने के लिए बहुत ज्यादा आते हैं। आपके पास ये लिम्फ नोड है, ये आपके पास स्प्लीन है, ये आपके पास थाइमस है और ये आपके पास टॉन्सिल है। जिस जिस स्ट्रक्चर की जो जो इंफॉर्मेशन है वो जिनक्वेरा के अंदर इस तरह से चार्ट की फॉर्म में है। ये प्लीज आपने वहां से इनके डिफरेंसेस कर लेने हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत दफा लिखने के लिए आते हैं। ये आपका होमवर्क है, ये आप सब बच्चों ने करना है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वो ये है, अगर आपसे कोई कहता है ना रॉकेट साइन क्या है, थाइमस के बारे में, लिम्फ नोड के बारे में, स्प्लीन के बारे में रॉकेट साइन क्या है, तो ये वो रॉकेट यूनिक फीचर है। ये यूनिक फीचर एक आपने करनी है। ठीक है। तो कभी कभी वाइवा के अंदर वो आपसे कहते हैं कि भाई हमें सिर्फ एक यूनिक फीचर बता दो स्प्लीन का, तो आपके मुंह से फौरन निकलना चाहिए व्हाइट पल्प और रेड पल्प। ठीक है। और अगर आपसे कहते हैं बेटे लिम्फ नोड के बारे में यूनिक फीचर बता दो, तो आप कहोगे आउटर कॉर्टेक्स, इनर मेडुला। ठीक है। एंड कॉर्टेक्स इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, the outer cortex which is nodular and inner is the paracortex which contain the higher endothelial veins। अगर आपसे कोई कहता है बेटा थाइमस के बारे में एक यूनिक फीचर बता दो, तो आपने हेजल कार्पस का नाम लेना है। अब बेटा आपको मैं ये दो होमवर्क दे रही हूँ, ये दोनों चार्ट जिनक्वेरा में हैं। क्या आप मेरी आवाज सुन सकते हो? सारे बच्चे लिख के यस लिख के बताओ। ये आपका होमवर्क है बच्चों, सारे बच्चे यस यस। ठीक है। मैं आपको ये बात कर रही हूँ, अगर आपसे कोई यूनिक बाजुकात आता है आपको, ये बड़ा इंपॉर्टेंट यूएचएस में क्वेश्चन भी आया हुआ है कि ड्रॉ एंड लेबल द डायग्राम ऑफ थाइमस एंड राइट डाउन इट्स यूनिक फीचर एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द स्प्लीन। तो फिर आपको स्प्लीन का भी यूनिक फीचर लिखना होगा और थाइमस का भी यूनिक फीचर लिखना होगा। तो ये यूनिक फीचर वाला चार्ट भी जिनक्वेरा के अंदर है, और ये जो डिफरेंसेस वाला चार्ट मैंने आपको दिखाया ना, ये भी आपका जिनक्वेरा के अंदर है। ये दोनों चार्ट बेटा आपने करने हैं। ठीक है। आज के लेक्चर के बारे में
हम एक दो चीजें दोबारा से देख लेते हैं, बस इसके ऊपर हमारा लेक्चर एंड हो रहा है, ठीक है। अच्छा जी, अब आपके पास बेटा ये पिक्चर बच्चे कह रहे थे हमारे पास 1 मिनट और है, हम उसमें इसको रिपीट कर लेते हैं। दिस इज द कैप्सूल ऑफ द स्प्लीन। इस कैप्सूल के अंदर से जो आर्टरी हाइलम पे एंटर होगी उसका नाम स्प्लेनिक आर्टरी है। स्प्लेनिक आर्टरी ट्रेबेकुली में जाएगी तो उसका नाम ट्रेबेकुलर आर्टरी है। ट्रेबेकुली में जाकर ये डिवाइड होती है मल्टीपल टाइम्स और हमें सेंट्रल आर्टरी देती है। सेंट्रल आर्टरियोल जो है आपके पास व्हाइट पल्प से गुजरती है। व्हाइट पल्प के लिम्फोसाइट इसके बाहर अपनी शीट बनाएंगे जो कहलाएगी पाल्स, और फिर इस शीट के अंदर ये लिम्फेटिक नोड्यूल हो जाएंगे एनक्लोज। अब जब ये आर्टरी सेंट्रल आर्टरियोल व्हाइट पल्प से बाहर निकलेगी तो ये वाला पाल्स इसके ऊपर से खत्म हो जाएगा। ये देखो यहाँ पर सेंट्रल आर्टरियोल की वजह से पाल्स खत्म हो गया। सेंट्रल आर्टरियोल इज द आर्टरियोल ऑफ द व्हाइट पल्प। फिर ये एंटर होगा रेड पल्प में। रेड पल्प में ये स्ट्रेट पेनिसिलर आर्टरीज में डिवाइड होगी और फिर वो ओपन और क्लोज सर्कुलेशन से ब्लड जो है स्प्लीन के ये वीनस साइनसिस है उनके अंदर डाल देगी, ठीक है। और फिर ये वीनस साइनसिस क्या क्या देंगे हमें ज्वाइन करके रेड पल्प वेन। रेड पल्प वेन से फिर बनेगी ट्रेबेकुलर वेन, ये वाली ट्रेबेकुलर वेन, और फिर इस ट्रेबेकुलर वेन को हम स्प्लेनिक वेन का नाम देंगे जब ये स्प्लीन से बाहर आ जाएगी। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है आज का लेक्चर आपने एंजॉय किया होगा, आपको समझ आ गई होगी। गिव मी फीडबैक क्विकली, अपना फीडबैक दो बच्चों। क्या आज का लेक्चर आपको समझ आ गया है क्लास? थैंक यू, थैंक यू। चलो जी, खुदा हाफिज बच्चों, एंजॉय योर डे।